टू द कैंडिडेट्स, तो वो आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करते हैं. दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स और वन ऑफ द मेजर इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इसके बगैर कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आमतौर पर ज्वाइन नहीं करता. तो ये बेसिक जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो ज्वाइन करने की वजह होती है, दैट इज द सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स. ओके जी, ये रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन है. ये जो आपको नज़र आ रही है, रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन जो है वो ये है कि आप इतने सारे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं शुतुरमुर्ग, इतने सारे जो पीकॉक नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे वो कैंडिडेट हैं जो कि जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अप्लाई करते हैं. तो उसमें से जो है आप क्या करते हैं, उनमें से किसी एक को पिक कर रहे होते हैं, या दो को या किसी को. तो आप फर्स्ट जो है ये जो स्लाइड थी इसके अंदर आप ऐसा कोई प्लान बनाते हैं, ऐसा कोई अट्रैक्टिव जो है वो प्लान होता है जिसके थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. तो वन जो यहाँ पे दिखाया गया है, दैट इज दी सैलरी, जिससे लोग आपके पास छोड़ के आते हैं. अब आपने लोगों को एक अच्छा बेनिफिट और सैलरी दी तो आपके पास इतने सारे लोग जमा हो गए. एंड द वन इज द डिफिकल्ट टास्क इज हाउ टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम दिस क्राउड. इतने सारे लोग यहाँ जमा हैं और उसमें से किसी एक बेहतरीन बंदे को सेलेक्ट करना, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स कि इनमें से वो जज करें और देखें कि कौन सा कैंडिडेट जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है. दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स. उसमें सबसे पहला तो चैलेंज ये हो सकता है कि हो सकता है कि इतने सारे लोगों में आप जिसको चुन रहे हैं वो उससे ज़्यादा और कोई बहुत बेहतर कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन वो आपने उन्हें नहीं चुना. या बहुत सारे कैंडिडेट आपके सामने थे और आपने जब चुन रहे थे तो आप उसके चुनने में, उसको चूज करने में कंफ्यूज हो सकते हैं. जैसा कि ख़ास तौर पर गर्ल्स जो है वो कपड़ा खरीदने के लिए जाती हैं. आजकल तो बॉयज़ भी ऐसा करते हैं खैर, लेकिन जब गर्ल्स कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार जो है हज़ारों जो है कपड़े आपके सामने ढेर कर देता है कि ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें. जब आपके पास चॉइसेस इतने होते हैं तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप इतने सारी चॉइसेस में से किस चॉइस को जो है वो सेलेक्ट किया जाए. अगर कोई डिसीजन मेकिंग में बड़ा होशियार होता है या होती हैं तो वो तो बड़ी आसानी के साथ जो है उसमें पिक कर सकते हैं. अदरवाइज वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है, कभी किसी को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, और इसी तरह एक अच्छा जो कैंडिडेट होता है उसको हम आम तौर पर खो देते हैं. कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हुए जिन चीज़ों का ख्याल जो है वो रखना चाहिए. जी महविश आपसे बात करते हैं. जिन चीज़ों का ख्याल जो है वो रखना चाहिए, वो जो है ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैपेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो. ये ज़रूरी है कि हाउ द पर्सन इज़ फिट फॉर द जॉब एंड हाउ द पर्सन इज़ फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन फिट एंड जॉब फिट कैंडिडेट जो है, that is basically the best candidate for the company. Yes, Mavish, now you can add. सर इसके अंदर जो चूज करने वाला चैलेंज जो आता है वो इस वजह से भी आ रहा होता है. अभी मैं रिसेंट ही एक्सपीरियंस अगेन आपसे शेयर करूंगी. हमसे ये कहा गया था कि सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से बंदा देखें, लेकिन वो बंदा जो है ओवरसी करेगा एचएससी के एस्पेक्ट्स को भी, फायर एंड सेफ्टी के एस्पेक्ट्स को भी. अब सिक्योरिटी का डोमेन और एचएससी का डोमेन, एचएससी इटसेल्फ एज अ फील्ड, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलती है वहाँ पे के अंदर कि एक सिक्योरिटी का बंदा एचएससी को भी देख रहा है. तो कभी कभी हमें चैलेंजेस जो है, जो लाइन मैनेजर होता है उसके माइंड सेट का भी आ रहा होता है कि वो चाह रहे होते हैं कस्टमाइज कोई चीज़ बना के उनके सामने रख दी जाए. सही. तो इस वजह से भी हमें सिलेक्शन का चैलेंज आता है. जी बिल्कुल सही बात है. ये दोनों जो क्राइटेरिया है, मतलब दोनों जो जॉब्स हैं वो बिल्कुल टोटली अलग है. हेल्थ एक बिल्कुल टोटली अलग चीज़ है, सिक्योरिटी एक दूसरी बिल्कुल चीज़ है. तो उसके ऊपर जाकर जो है वो एक ही बंदा हायर करना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दी ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल टू अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल. ओके जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा.
और ये कुछ डेफिनेशन है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की। ब्रिंग टुगेदर दोज विद जॉब्स टू फिल एंड दोज हु सीकिंग जॉब्स। तो रिक्रूटिंग का मतलब होता है ऐसे लोगों को इकट्ठा करना जो जॉब देने के लिए इंटरेस्टेड हो, और वो लोग जो जॉब लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, वो लोग जो जॉब ढूंढ रहे हो, और वो लोग जो वैकेंसी को फिल करने के लिए जा रहे हो। ये रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूटिंग के थ्रू ये दोनों जो है क्या करते हैं, एक जगह पे जो है जमा हो जाते हैं। तो रिक्रूटिंग ब्रिंग्स टुगेदर दोज विद जॉब्स टू फिल एंड दोज सीकिंग द जॉब्स। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्ट सूटेबल कैंडिडेट टू क्रिएट अ पूल। तो पूल क्रिएट करने के लिए आमतौर पर जो है वो हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू जो है लोगों को आप आइडेंटिफाई भी करते हैं कि कौन सी मार्केट में ये लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर उनको अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी जो है वो बनाते हैं। तो हम जो है अब ये सिलेक्शन की डेफिनेशन है चूजिंग द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दी अवेलेबल पूल। ये आपके सामने यहाँ पर 4-5 लोग नजर आ रहे हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है। अब इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो ये देखें आप, इन्होंने ये जो खातून है इसको सिलेक्ट किया है। तो ये जो है सिलेक्शन, अब ये सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है और ये जो सिलेक्ट किया है ये बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं है, देयर इज एन अदर डिबेट, बट सिलेक्शन इज चूजिंग द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द अवेलेबल पूल। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपने चुनना है वो आपके पास जो अवेलेबल पूल है उसमें से आप जो है वो चुने, तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे उसके के लिए चुनेंगे, या आप ये चाहेंगे जो अभी लोग आए हैं इनको छोड़कर हम दोबारा ऐड दें और फिर दोबारा पूरा प्रोसेस इनिशिएट करें, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी कि आप बार बार आप प्रोसेस इनिशिएट करें। और मेरा ख्याल ये है और मेरा तजर्बा ये है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैंडिडेट आते हैं वो ज़्यादा और बेस्ट सूटेबल होते हैं, और उसके बाद जो आप अटेम्प्ट करते हैं उनकी क्वालिटी इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। इवन दो कि आप खुद जो है वो डायरेक्टली उन तक अप्रोच ना करें। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट को आप जानते हैं, बाद में आपको पता चला है कि ही इज़ बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट, तो आप जो है कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रोएक्टिव अप्लाई करते हैं लोग कैंडिडेट्स जॉब के लिए, उनमें से तो ढूंढना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। रिएक्टिव लोगों को आप ढूंढ सकते हैं जो आपको अप्रोच नहीं कर रहे, तो ऐसे सूरत हाल हो सकती है और वो बाद में आप उसको ले लें। अदरवाइज मेरा ये ख्याल है कि फर्स्ट जो लोग आते हैं, जो फर्स्ट जो पूल आप क्रिएट करते हैं वो पूल सबसे बेस्ट होता है और उसी में से ही लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। ओके जी, रिक्रूटिंग गोल्स क्या होते हैं? To provide information that will attract a significant pool of qualified candidates and discourage unqualified ones from the applying। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास आपने ऐड दिया और उसके अंदर 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, और जब आप सीवी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए बैठ गए तो आपको पता चला कि इसके अंदर तो 100 भी ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इस पोजीशन के लिए सूटेबल हो। जिसका मतलब यह है कि अब इतने सारे 9,900 लोगों को आपने जो है वो शॉर्ट लिस्ट करते हुए निकाल दिया। बट कंपनीज इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए जो जो अभी कर रहे हैं काम, वो ये है कि बहुत सारे तो सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिनके अंदर चेक्स लगा दिए जाते हैं, और उन चेक्स के थ्रू जो है खुद ही सीरीज शॉर्ट लिस्ट हो जाती है ये, और वो आप तक सिर्फ वही पहुंचती हैं जो कि सूटेबल सीरीज जो होती है जो आप उस जॉब्स के लिए। तो ये अभी एम्प्लॉयर जो है इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्होंने ज़रा ज़िंदगी थोड़ी सी आसान भी कर दी है कंपनीज की। These are the few recruitment challenges। आप ज़रा बताइएगा कि शायद इसमें और कोई रिक्रूटमेंट चैलेंजेस जो है वो हम ऐड कर सकें। सबसे पहले तो इनएबिलिटी टू अट्रैक्ट क्वालिटी एप्लीकेंट्स। जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके यहाँ जो डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, या जो कंपनी होती है उसका जो फाइनेंशियल जो पोर्टफोलियो होता है वो इतना ज़्यादा बेहतर या अच्छा नहीं होता कि लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकें। यानी वो लोग जो सूटेबल हो, जो क्वालिटी एप्लीकेंट्स हो, उनको अट्रैक्ट कर सके
इसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की भी वजह हो सकती है, और इसके अंदर जो है जो कंपनी है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट जो है बुला रही है, जो कि जिनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो एप्लीकेंट जो है क्वालिटी एप्लीकेंट को अट्रैक्ट कर सके। नंबर वन। नंबर टू कि आप जो है नॉट गेटिंग द क्रीम ऑफ क्रॉप, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप तो होता ये है कि आपके पास लोग तो बहुत सारे होते हैं, कैंडिडेट्स तो बहुत मार्केट में अवेलेबल है, बट you the people who are applying in your organization, they are not basically the top notch people, they are not basically the human capital for your company। अप्लाई तो बहुत करते हैं बट वो ऐसे लोग नहीं होते जो कि आपकी कंपनी के लिए बहुत ही सूटेबल हो। तो इसको सूटेबल बनाना या ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के वो उसके बाद दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थर्ड थिंग, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप देखेंगे कोविड-19 की वजह से ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। जो लोग जिस कंपनी में बैठे हुए हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वो उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना नहीं चाहते, और लोग जो है इसलिए भी नहीं जाना चाह रहे। अगर अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज सब चीज़ें भी जा रही हैं, तो उसके बावजूद भी लोग उस कंपनी को नहीं छोड़ना चाहते। फिलहाल वो ये समझते हैं कि जिस कंपनी में वो बैठे हुए हैं वही कंपनी उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है और इसी के अंदर ही उनका सर्वाइवल है। पता नहीं है कि दूसरी जो कंपनी जिसमें हम जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा जब भी आप एक जॉब को स्विच करते हैं, दूसरी जॉब की तरफ जाते हैं, तो आपके साथ रिस्क आ रहा होता है। वो रिस्क जो है ये हो सकता है कि पता नहीं कि आप उस कंपनी में एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, पता नहीं वहाँ कल्चर कैसा होगा, पता नहीं वहाँ आके बॉसेस कैसे होंगे, वहाँ का काम क्या होगा। तो दिस इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर द न्यू कैंडिडेट। इसलिए अगर कोई बंदा किसी जगह पर बैठा हुआ है तो वो इसी चीज़ में गनीमत जानता है कि वो उस चीज़ को वहाँ से छोड़कर नहीं जाए बल्कि वहीं पर अवेलेबल रहे। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। अभी थोड़ी देर पहले ही महविश बात कर रही थी। अब बहुत सारे लोग जो कि बाहर से यहाँ पर जो है आ गए हैं, या आप इंटरनेशनल जो है जो लोग हैं आपके वहाँ से किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लोग आपको नहीं मिलते हैं, तो उनको प्रॉपर जो है उनका इंटरव्यू करना, उनको प्रॉपर जो है सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजारना, दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो आपके फिजिकल भी आपके पास अवेलेबल नहीं होते, और आपको नहीं पता होता कि जिस कंट्री से वो आ रहा है वो उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी जो परफॉर्मेंस वहाँ पे रही है वो किस तरह की है। प्रॉपर रेफरेंस चेकिंग भी उसकी जो है वो नहीं हो पाती है। तो दैट वुड बी अनदर प्रॉब्लम कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो है, ओवरसीज जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको कैसे आप हायर करेंगे। देन अनस्टेबल इकोनॉमी, जब आप इकोनॉमी जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है कॉम्पिटेंट लोग पैदा नहीं होते हैं, तो देयर इज एन अदर चैलेंज फॉर द कंपनी कि आपकी इकोनॉमी जो है अनस्टेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, और हर आए दिन जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम कंट्री को फेस करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो कंपनीज होती हैं वो बड़ा मोहतात हायरिंग करती हैं, और इसकी वजह से वो प्रॉपर जो कैंडिडेट होते हैं उनको जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से भी कुछ जो है, जैसा कि इस वक्त गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी को निकाल नहीं सकते, उसके बावजूद भी लोग निकाल तो रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस, जैसे अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जी आप लोगों ने किसी को निकालना नहीं है, ये वहीं रहेंगे, और जब तक ये पेंडेमिक है इसको आप किसी को भी छेड़ नहीं सकते। इसी तरह के और बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। टैक्सेस बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने कंपनीज के ऊपर, और इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें। या
जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लॉज हैं कि भाई आप छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, आप 17-18,000 से कम सैलरी नहीं दे सकते, दीज आर ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इसी तरह जो यूनियंस हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप जो है वो नहीं उनको आपको फेस करना होता है। दिस इज अदर चैलेंज। इलिटरेसी रेट इन द कंट्री, ये आपको पता है कि जब दूसरे कंट्री से लोगों को आप हायर करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके पास डेवलप्ड जो यूथ है वो प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई हुई है। अब आप देख लें सऊदीया को देख लें, आप यूएई को देख लें, इसी तरह और बहुत सारे अरब कंट्रीज हैं जिनको आप देख लें, जिनके यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट का रेशो है या वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा मेहनती नहीं है, या इतना ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते, और ना ही उनके लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आजकल आपको पता है जितने भी सऊदीया या उसके अलावा यूएई गल्फ कंट्रीज हैं, वो लोग अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं वहाँ के, उनको बाकायदा बड़ी बड़ी ऑफर्स देकर उनको बेनिफिट्स देकर स्कॉलरशिप्स देकर वो लोगों को बाहर भेज रहे हैं कि जाओ भाई बाहर से कुछ अच्छा पढ़ के आओ और वापस यहाँ पे काम करो हमारे यहाँ कंट्री में। तो अगर लिटरेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर लोग इलिटरेट है आपके कंट्री के अंदर, तो भी एक प्रॉब्लम है कि आपको क्वालिफाइड लोग नहीं मिल पाएंगे। दिस अनदर चैलेंज। उसके बाद ये आखिरी सबसे चैलेंज है, दैट इज द पॉपुलेशन एज। जो लोग हैं जिनको आप हायर करने चाह रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उनकी एज क्या है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा आसान है, यहाँ पर तो माशाल्लाह बहुत यंग लोग हैं आज यहाँ पर ज़्यादातर। तो अब इन यंग लोगों को अट्रैक्ट करके और उन लोगों के साथ अटैच करना जो बूढ़े लोग हैं, जो ऑलरेडी इतने अर्से से वहाँ काम कर रहे हैं, अब इन दोनों की जो फिलॉसफी है, जो साइकोलॉजी है, जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल कैपेबिलिटी है, ये टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा यंग है, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फौरी तौर पर जो है करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये परमानेंट जॉब को आजकल जो पीछे आ रही है जनरेशन जेड, वो एक और बड़ा प्रॉब्लम होगा आपकी कंपनी के लिए और आप लोगों के लिए। और तो अब ये चैलेंजेस कि आप लोगों को कंपनी के अंदर लेकर तो आ रहे हैं, कंपनी के अंदर अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कि आपके पास यंग लोग हैं और फिर ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र जो है 55-60 साल के करीब है, और वो लोग जो अभी आप 20-25 साल के लोगों को लेकर 30 साल के लोगों को लेकर आ रहे हैं, अब उन दोनों के दरमियान में एक बिल्कुल बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो एक दूसरे की बातों को इतना आसानी से अंडरस्टैंड जो है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो है डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अलग कल्चर में हुई है। और इस वक्त जो कल्चर है मुल्क का, पाकिस्तान का, वो बिल्कुल टोटली अलग है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इस एज के लोगों को आपस में कैसे जो है एक दूसरे के साथ उनको अलाइन किया जाए और किस तरह कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो दिया जाए। जी, आप में से कोई इन चैलेंजेस के ऊपर कोई कमेंट करना चाहे तो अब वो कर सकते हैं। फहद या जासमा में से कुछ बोलना चाहे तो। जी जासमा काजी, आप अवेलेबल है हमारे साथ? जी सर, मैं यहीं पर सुन रही हूँ आपकी लेक्चर्स। जी तो सर रिक्रूटमेंट आप कुछ ऐड करना चाहे इसमें? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी यार। सर, आपकी आवाज कट गई, फिर बोलिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ आप कुछ ऐड करना सर दो रिक्रूटमेंट। जी बिल्कुल सर, रिक्रूटमेंट चैलेंजेस में जहाँ तक देखा जाए तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो सबसे बड़ा जो होती है वो। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी जासमा? मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है, मुझे आ रही है बिल्कुल। सर रिक्रूटमेंट चैलेंजेस में रिक्रूटमेंट चैलेंज में जो सबसे ज्यादा इश्यूज जो देखे हैं सर, वो अगर करंट सिचुएशंस को देखने पे भी आया जाए तो वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो सबसे ज्यादा जो होती है वो क्योंकि वो प्रॉब्लम्स कर रही होती है। इसके अलावा जो एज फैक्टर है,
एज फैक्टर होता है उसको सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपनी जो है एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको देख रही होती है अपने साथ, उसके साथ साथ उसे आपके जो इंश्योरेंस वगैरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी एज को देखते हुए ही वो सेट किए जा रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो होता है वो देख कर ही जो होती है वो रिक्रूटमेंट की जाती है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच शबा जी। फाद, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो जी फाद सईद, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर, फिलहाल तो मैं बस अभी आपको सुन रहा हूँ, ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओके जी। हमारे साथ ये सेल सेट नाम है भाई आपका, कैसे प्रोनाउंस करेंगे लड़की आपको? सेल सेट अंजुम, सेलेस्टी सर। सेलेस्टी, ओके थैंक यू सेलेस्टी। सेलेस्टी अंजुम, जरा बताइए आप क्या ऐड करना चाहेंगे? इसके अलावा कुछ चैलेंजेस आपको नजर आ रहा है? कुछ और हो सकता है? सर रेफरेंसेस भी चलते हैं ना पाकिस्तान में, तो वो भी एक चैलेंज ही है कि मतलब जो मेरिट पे होता है वो उसको जॉब नहीं मिलती, और जो रेफरेंस होता है वो जॉब ले लेता है। अच्छी सिस्टम। जी एम्प्लॉय रेफरल तो एक बहुत अच्छी चीज है, आप इसको एम्प्लॉय रेफरल के साथ ना जोड़ें, आप पर्ची सिस्टम बोले आप। यस सर। जो दूसरे डेवलप कंट्री है ना, वहाँ पे ये पर्ची सिस्टम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने रिक्रूटमेंट सोर्सेज के अंदर पर्ची सिस्टम को नहीं ऐड किया। पाकिस्तान में अगर कोई यस बुक लिखेगा तो उसे इसको ऐड करना चाहिए कि पर्ची सिस्टम भी एक होता है जिसके अंदर जो है रिक्रूटमेंट की जाती है, वो भी एक रिक्रूटमेंट का सोर्स है पर्ची। जी, और कोई बताना चाहे, मैविश या मंसूर या कोई आप में से कुछ बोलना चाहे? सर ये टाइम ड्यूरेशन जो होती है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की, मतलब बहुत डिले होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। टाइम ड्यूरेशन मतलब उसकी डिले ना होनी चाहिए, ये भी एक चैलेंज है कि वो डिजिटलाइजेशन इतनी नहीं है। अभी आ रही है डिजिटलाइजेशन, कोविड की वजह से तो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन आ रही है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। बाकी ये कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है कि वो बहुत एक दो दो साल लग जाते हैं सिलेक्शन में जो है ना, तो ये भी ये एक उनके ये पॉइंट। ये उनके लिए चैलेंज है या उनकी नाअहली है? सर सर क्या कहें सर, अभी तो प्राइवेट, वैसे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी टाइम लग जाता है, तो अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अब नाअहली तो नहीं कह सकते उनको सर। सही बात। जहाँ पे मैनुअल सिस्टम है सर, वहाँ पे ये चीज़ फिर लॉन्ग टर्म में चली जाती है। हाँ, वैसे ये जो है इस वक्त इंटरनेशनली इस चीज़ पर बात हो रही है कि जो कंपनीज ज़्यादा टाइम लेती हैं लोगों को हायर करने में, ऐसी कंपनीज के पास टैलेंटेड लोग नहीं आते हैं, क्योंकि टैलेंटेड लोग 6 महीने इंतज़ार नहीं करते, वो कहीं और चले जाते हैं। तो इसलिए टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उनका जो टाइम पीरियड है उसको शॉर्ट से शॉर्ट करें और अपने जो कैंडिडेट हैं उनके साथ इन टच रहे, ताकि वो कैंडिडेट उसकी कंपनी की बजाय कहीं और स्विचिंग ना कर दें। इसलिए इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है कि कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं, और उस टाइम से बाहर निकलने के लिए, अच्छे कैंडिडेट को हायर करने के लिए ज़रूरी है कि उस टाइम को कम से कम किया जाए, ताकि वो लोग जो इतना वेट नहीं करते किसी और जगह पे चले जाते हैं, वो आपकी कंपनी को ज्वाइन कर सके। ठीक है जी, और कोई कमेंट? सर फेयर रिक्रूटिंग भी होनी चाहिए सर, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि मतलब जो इंटरव्यूअर बैठा होता है, अगर वो उसके कोई अपने बंदे होते हैं, जैसे आपने पर्ची सिस्टम की बात की, तो ये फेयर रिक्रूटिंग आल्सो है चैलेंज, तो ये भी नहीं होनी चाहिए वैसे। हाँ फेयर बिल्कुल, रिक्रूटमेंट ये हो। एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान में तो वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फेयर सर जो मैं बिल्कुल यही ऐड करना चाह रही थी मंसूर के साथ कि हमारे यहाँ जो कुछ माइंडसेट्स बने हुए हैं ना कास्ट सिस्टम्स को लेके, या माइंडसेट्स बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, या माइंडसेट्स बने हुए हैं बैक प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कंपनीज को लेके, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जैसे मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब मैं रिक्रूटमेंट फर्म में काम कर रही थी, तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की हमारे पास जिस पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट किया है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि बंदा जो है वो शिया नहीं होना चाहिए, इस अच्छा। चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हालांकि एथिकली बिल्कुल गलत है, ठीक है, हाँ, मतलब तो हमें लीगली और एथिकली दोनों तरफ से गलत है। बिल्कुल,
तो ये इस तरह के चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं। दूसरा माइंडसेट एक ये भी आ रहा होता है कि जैसे इन्होंने बोला कि आप कंपेयर कर रहे होते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं अगेन एंग्रो के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो यूजुअली एड लगाते हैं, उस पर अप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर वो पिक करते हैं ना तो वो आईबीए या लम्स को पिक कर रहे होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो बहुत सारी कंपनीज ये ऐसी भी हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारे यहाँ अगर हम अपने कल्चर को देखें तो माइंडसेट भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे कल्चर के अंदर, कि जो लोगों का बना हुआ माइंडसेट है ना उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही कह रही हैं आप। लोग वहाँ बैठे हुए हैं उन्हीं कंपनीज के, और फिर वो उसी पर इजारा जारी उन्होंने की हुई है कि भाई इसके अलावा कोई नहीं आएगा यहाँ पर। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। ये एक कंपनी है पेप्सी, उसके सीईओ है, उन्होंने एक छोटी सी कोट यहाँ पे लिखी है कि टुडेज मार्केट प्लेस इज इनक्रेडिबल competitive in every industry around the globe. The difference between success and failure is the talent. बिल्कुल जो चीज डिफरेंस क्रिएट करती है दो कंपनियों के दरमियान में वो होता है टैलेंट। और आज का इसी लेक्चर के अंदर हम यही कर रहे हैं कि हाउ टू अट्रैक्ट अ बेस्ट सूटेबल टैलेंट फॉर द कंपनी, और उसके उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमें कौन से चैलेंज हो सकते हैं। तो ये कंपनी, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए टैलेंट जो है वही डिफरेंस पैदा करता है, वही फैसला करता है कि कंपनी सक्सेस होगी या कंपनी फेल होगी। It depends people who are working in the organizations, the capability of those people. Okay जी, हम किस तरह जो रिक्रूटमेंट एफर्ट्स होती हैं उनको हम सक्सीड कर सकते हैं, जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं उसको किस तरह हम बेहतर और अच्छा जो है हम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो मैंने लिखी हैं, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ दी अट्रैक्टिव। हाईलाइट योर मोस्ट जनरस एंड यूनिक बेनिफिट्स। तो जब आपका जो ऐड है या आप ऑनलाइन किसी को जो है कोई चीज़ भेज रही हैं, तो जब भी कोई ऐड आप बना रही हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लिए बना रहे हैं, चाहे आप एम्प्लॉय रेफरल्स के हवाले से कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो यूनिक बेनिफिट्स हैं आपके, उससे रिलेटेड आपको जो है उसके अंदर ऐड करना चाहिए। तो आप डेफिनेटली दूसरों से बेहतर आपका जो पैकेज है वो होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे। आप नंबर 2 दैट इज द फ्लेक्सिबल, कि आप जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मूव टू एन अदर सोर्स इफ अ करंट इज नॉट वर्किंग। फर्ज करो कि आप ऐड देते हैं प्रिंट मीडिया के अंदर और वो काम नहीं कर रहा है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप उसके पीछे बढ़े रहें और उसी को ही जो है सिर्फ एक सोर्स को आप लेके आगे बढ़े। तो आजकल वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सोर्स इस्तेमाल करती हैं, तो अगर आप समझती हैं कि वो सारे सोर्स काम नहीं कर रहे हैं और कोई आपके पास नया सोर्स अवेलेबल है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हिप। हिप का मतलब है फोकस ऑन द लेटेस्ट टेक्निक यूजिंग बाय योर कंपेटिटर्स। आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करें जो आपको कंपेटिटर्स कर रहे हैं, या दुनिया भर में लेटेस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं लोगों को रिक्रूट करने के लिए। ऐसी वो तमाम टेक्निक्स आपकी कंपनी को सीखनी चाहिए ताकि लोग जो है आसानी से अट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद है इंफॉर्मेटिव। एंटिसिपेट व्हाट एप्लीकेंट वांट टू नो अबाउट जॉब एंड योर कंपनी। जी आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के हवाले से जो लोग हैं वो क्या जानना चाहते हैं, क्या जो कंपनी है उसके बेनिफिट्स, उसका कल्चर, उसके बारे में जानना चाहते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। ये जब तक आपको नहीं पता होगा उस वक्त तक आप प्रॉपर कोई पॉलिसी नहीं बना सकेंगे और प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपने जो लोग हैं उनको। तो जब तक आप उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे वो चाहते हैं, उस वक्त तक आप प्रॉपर जो है वो नहीं कर सकेंगे। अब एग्जिटिजियंस जो है इसके अंदर जो है वो आप लीगल जो इश्यूज हैं उसको देखकर आपको आगे बढ़ना होगा। तो लीगल इश्यूज जो है वो भी आपको हैंडल करने होंगे, क्योंकि जब आप रिक्रूट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप
आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो लीगल होनी चाहिए। किसी भी ऐसे शख्स को आप नहीं हायर कर सकते जो कि जिसके ऊपर कोई केस हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई जो है वो लॉ सूट किया हुआ हो, या और किसी कंपनी ने, तो इन सारी चीज़ों, या वो क्रिमिनल हो, तो इन चीज़ों को भी आपने देखना होता है। अट्रैक्ट करने के लिए इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी। इसीलिए एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के ऊपर इस वक्त जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जो कंपनीज हैं वो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के ऊपर बहुत काम कर रही है। अपने ब्रांड को इम्प्रूव करने के लिए अब लोग बाकायदा यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाकर अपने प्रमोशन करते हैं, अपने कल्चर की प्रमोशन करते हैं, अपने जो बेनिफिट्स होते हैं उनकी प्रमोशन कर रहे होते हैं। इसी तरह जहाँ कंपनी कोई मार्केटिंग करने के लिए जा रही होती है तो वहाँ पर एचआर वाले भी उनके साथ जाकर अपनी जो एनवायरनमेंट है कंपनी का, जो बेनिफिट्स हैं, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, वो भी लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि लोग जो है आपकी कंपनी को ज्वाइन कर सके। रियलिस्टिक, आप जॉब रिलेटेड कंपनी शुड बी जज। आपको बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए कि आप क्या जो है वो जज करना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप वैसे ही आसमान को छू रहे हो, आपकी वो जॉब की रिक्वायरमेंट ही नहीं है और आप जो है चाह रहे हो कि इस बंदे के अंदर ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, लेकिन उन सारी चीज़ों के बगैर भी आप उस बंदे को हायर कर सकते हैं। अगर वो कॉम्पिटेंसीज जो आप वैसे ही सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब के साथ मैच करती हुई कॉम्पिटेंसीज को जो है वो देखना चाहिए। यूथफुल, योर कैंडिडेट शुड बी प्रेफर्ड। यंग कैंडिडेट्स कहते हैं जी प्रेफरेबल होने चाहिए। आप तभी जो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यंग लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अगर आप यंग लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो एक अच्छा कैंडिडेट भी मिल जाएगा, एनर्जेटिक भी मिल जाएगा और अच्छा जल्दी भी मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे कि ऐसा बंदा होना चाहिए 50 साल का, 45 साल का, तो फिर जो है इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल कि इस तरह के बंदे को आइडेंटिफाई कर सके। फिर उसमें एनर्जी का मसला, इन सारी चीज़ों का मसला। और आप में से ही किसी ने कहा था कि इतना टाइम लगाते हैं, तो ये क्विक, फास्ट, सेपरेट ऑफ द वर्ड दैट यू हैव जॉब। आपने सबसे पहले अपना वर्ड जो है वो लोगों में जल्द से जल्द पहुंचाना है और जल्द से जल्द उसकी हायरिंग को कंप्लीट करना है ताकि आप जो है एक अच्छे कैंडिडेट को जो है वो ले सके। तो ये चंद चीज़ें थी जिसके थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाउ टू अट्रैक्ट competent applicants, find out what your competitor are giving away। ये मालूम करेंगे किस तरह आप competitors जो है वो क्या लोगों को दे रहा है, ठीक है। all that glitters, ये चीज़ें जो है मालूम करनी है। कि इसी तरह offer these perks regardless of market condition। market condition को छोड़कर आपने अपने competitors को देखना है। हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल हों, लेकिन आपका कंपेटिटर्स क्या कर रहा है उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। जैसे कहते हैं दुश्मन पर नज़र होनी चाहिए आपकी, तो कंपेटिटर भी एक किस्म का इंडस्ट्री में दुश्मन होता है, उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए वो क्या दे रहा है और आप उसमें से क्या दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा अभी स्पीड में चलूँगा क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी हो गया है। आप लोगों को भी खाने वाने बनाने होंगे, किसी को खाने होंगे, तो हम थोड़ा सा मैं इसको स्पीडी जो है इसको चलाता हूँ, बाकी आप खुद भी कर लीजिएगा। How to attract competitive applicant को ही क्या, what you see, interview attention, keep waiting the candidates। आपको जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो वेट नहीं कराना चाहिए। अगर है तो लंच ड्यूरिंग इंटरव्यू, लंच वगैरह, खाना वाना, ये वो सारी चीज़ें आपको ज़रा खिदमत करनी चाहिए उनकी। अदर डिस्कशन ड्यूरिंग इंटरव्यू के दरमियान में, ताकि उस बंदे को जो है डायरेक्टली जाकर क्वेश्चन ऐसे ना पूछना शुरू करते हैं कि जिससे वो परेशान हो जाए बेचारा। यूज ऑफ मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं और दूसरे जो है चीज़ें उसके थ्रू भी आप इसको देखते कर सकते हैं। देखें ये कुछ ब्रांड इमेजेस हैं, जैसा कि PNG जो है मशहूर है, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट के PNG की जो प्रोडक्ट होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। एमरेट्स अपनी सर्विसेज की वजह से बहुत मशहूर है। माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशंस, हर आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ हो रही थी। रोलेक्स की घड़ी जो है दैट इज नेम रोलेक्स इज मींस द क्वालिटी। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है जी ये
कि लाइटनिंग अप यानी सीरियस इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए जब आप इंटरव्यू ले रहे हो। आप जो है आपका इन्वायरमेंट इस तरह होना चाहिए जिसके अंदर लोग जो है वो काम कर सके, और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर होना चाहिए आपका। आप फन एट वर्क प्लेस, लोग जो है परेशान ना हो वहाँ पर आपके साथ जो है काम करते हुए। फन शुड बी प्लान, यानी आप पहले से प्लान करें किस तरह लोगों को जो है आप उसके अंदर जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, वहाँ लोग कैसे आएंगे। तो ये सारा का सारा असल में इन्वायरमेंट क्रिएशन की बात है। ऐसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करें जिससे लोग जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होने चाहिए, वहाँ लोग एंजॉय भी करें काम करते हुए, और प्रेशर भी जो है वो ज़्यादा अपने ऊपर ना लें। तो ये एक बहुत अच्छा जो है हो जाएगा। देन वी हैव वर्कर्स एक्सपेक्टेशंस, उनको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। व्हाट मैटर्स मोस्ट, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वर्कर्स एक्सपेक्ट करते हैं, उसको आपको देखना है। आप देखें कि पैसों की ज़रूरत है उनको, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में तो कोई मसला नहीं है, वर्क इन्वायरमेंट बहुत ख़राब तो नहीं है, करियर ग्रोथ है या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी आपकी कंपनी में किस हद तक है या नहीं है। ओके जी, तो आप शोरिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आप आउटसोर्सिंग की तरफ जा सकते हैं। आउटसोर्सिंग जो है वो जिसमें एजुकेशन अब्रॉड हैज़ इम्प्रूव्ड, कि बाहर लोग चले जाते हैं, एजुकेशन बाहर से लेकर आ रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट कैपिटल डाइवर्टेड टू दी मोर स्पोर्ट, आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। प्राइस का प्रेशर होता है डेफिनेटली, जब आप बाहर से लोगों को आज अट्रैक्ट करते हैं तो आपके लिए ज़रा आपकी प्राइस ज़्यादा मेरा ख्याल में उसके ऊपर लग जाती है। बेनिफिट में कॉस्ट सेविंग, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, और ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसको आप देख लीजिएगा। असल में जो है ये क्लास में ख़त्म हो रही है, बिल्कुल 1 मिनट रह गया। आप सब लोग आज प्रेजेंट हैं, सारे के सारे, कोई एब्सेंट नहीं है, मैं अटेंडेंस लगा लूँगा। तो ये जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एक मैं इसको पढ़ता हूँ। जी बोले, किसका सवाल है? सर मेरा सवाल है, मेरी अटेंडेंस आ रही है आपके पास? जी जासमा, मेरी अटेंडेंस आ रही है आप? सबकी अटेंडेंस सब प्रेजेंट है, मैंने देख लिया है, इतने ही लोग हैं और सारे प्रेजेंट नहीं, हैं। मेरा नाम नहीं। वहाँ पर मैं देख लूंगा, अगर आ रही होगी जी तो लगा दूंगा, नहीं आ रही होगी तो नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये शायद मुझे लगता है दरमियान में ही खत्म हो जाएगी, आप खुद ही पढ़ लें। 10 करोड़ इंसानों